चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको हम बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इस क्वेश्चन को एक बार हम आपको बताएंगे, वीडियो को आपको एक बार देखना है, उसके बाद आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रखे है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आपका आंसर यूं ही समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। और भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बोल रहा आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास का वर्णन करें। आधुनिक का मतलब होता है दोस्तों, जो अभी के समय में हमारा राष्ट्र राज्य का उदय हुआ है। अभी हमारा राष्ट्र क्या है, जैसे भारत है, तो ये जो अभी के समय का आप लोग राष्ट्र देख रहे हो, राज्य देख रहे हो। राज्य मतलब होता है देश, ठीक है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत प्रकार के राज्य हैं। तो अभी के समय में जो आप राज्य देख रहे हैं, उसका उदय और उसका विकास कैसे हुआ। आखिर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब भी आया होगा तो पाकिस्तान अलग से बन के आए होंगे, भारत लिखा हुआ आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक भारत है। ऐसा तो आया नहीं होगा। सभी लोगों ने इसका नाम दिए कि ये भारत है तो ये अमेरिका है ना। तो ये सब राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। पहले तो राष्ट्र नहीं होते थे, पहले तो राज्य देश नहीं हुआ करता था, लेकिन ये सब का निर्माण कैसे हुआ। तो बहुत पहले की बात है दोस्तों। उस टाइम कोई भी राष्ट्र, राज्य, कोई भी देश वगैरह का नाम नहीं हुआ करता था। लोग जैसे तैसे खाते थे, रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में एक राजा आ गया, जो राजा उन लोगों के ऊपर शासन करने लगे। अब इन लोगों को लगा कि राजा तो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, हमें गुलाम बना लिए हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने राजाओं से लड़ना स्टार्ट किया और एक स्वतंत्र नेता का चुनाव करने लगे। जैसे अभी हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं स्वतंत्र रूप से, ऐसे चुनाव होने लगा। और धीरे धीरे इस तरह से प्रक्रिया होने लगा और हमारा राज्य का उदय होने लगा। तो वही देखना कि हमारा राज्य का उदय कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों भूमिका में। तो वर्तमान समय में राष्ट्र एवं राज्य प्राय एक ही हो गए हैं। अभी के समय में अगर हम बात करें राष्ट्र का और राज्य का, तो लगभग एक ही हो गए हैं। पहले राष्ट्र अलग, राज्य अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी राष्ट्र और राज्य दोनों एक ही के समान के बराबर है। किंतु अभी अगर वर्तमान राष्ट्र राज्य किसी एक दिन में ही इस स्वरूप में नहीं आए हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि जो अभी का राष्ट्र राज्य है, जैसे हमारा भारत है, चाहे और भी कोई ले लेते हैं राज्य, क्या वो एक ही दिन में आ गए होंगे? नहीं, इसके पीछे लाखों साल का ये है। बहुत पहले समय से धीरे धीरे लोगों का मन विकसित होते गया, लोगों में बुद्धि बढ़ते गया, तो धीरे धीरे राज्य बना। एक ही दिन में ये नहीं हुआ है, ठीक है। बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। राज्य बनने के पीछे बहुत ही बड़ा क्या इतिहास है। यह एक दिन का स्वरूप नहीं है कि एक दिन में लोगों के मन में आया कि हाँ राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्र बन गया, ऐसे नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास का अपना एक अलग महत्व है। जो अभी का समय में राष्ट्र राज्य का उदय और विकास हुआ, इसका एक अलग महत्व है। राजनीतिक विचारधारा के इतिहास के नज़र में, राजनीतिक विचारधारा का मतलब होता है वैसे लोग जिसके पास राजनीतिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा विचार रखते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो उन्हीं लोगों के इतिहास के अनुसार से राष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए व्यक्तियों को अनेक प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर के एक साथ रहने हेतु सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावात्मक आधार प्रदान किया जाता है। मतलब देखिए, अगर हम इतिहासकारों के अकॉर्डिंग देखें तो इनका कहना है कि एक निश्चित भूभाग पर, जैसे कि भारत में भी एक निश्चित भूभाग है, निश्चित हमारा जमीन है कि इतना दूर तक भारत है, इतना दूर तक पाकिस्तान है। तो एक निश्चित भूभाग पर जितने भी सारे बसे हुए व्यक्ति हैं, वो अनेक प्रकार के भेदभावों से, भारत में अनेक प्रकार का लोग रहते हैं, तो छोटे लोगों को मार ना दिया जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो इस चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि व्यक्ति बिना भेदभाव के अच्छे से रहे और साथ में मिलजुल के रहे, उसके सांस्कृतिक, ठीक है, यानी कि जो भी उस व्यक्ति का सांस्कृतिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मतलब मन मस्तिष्क का अध्ययन, सामाजिक मतलब समाज का अध्ययन, भावात्मक मतलब अपने अंदर की भावना का अध्ययन, ये सब प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब राज्य का निर्माण किस लिए हुआ दोस्तों? ताकि लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं वो साथ मिल करके रहे, उसमें कोई भेदभाव की भावना ना हो, ठीक है। उनका संस्कृति का विकास हो, समाज का विकास हो, उसका मनोवैज्ञानिक यानी कि मन का विकास हो, भावात्मक यानी कि उसके अंदर जो भावना है उसका विकास हो। तो ऐसा विकास तभी हो सकता है जब एक राज्य बनेगा। अब राज्य नहीं बनेगा तो उसके अंदर कोई चीज़ का विकास नहीं होगा, कोई संस्कृति का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो ये राज्य के माध्यम से ही पॉसिबल है, इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ा, राज्य का विकास हुआ। आगे देखिए, राष्ट्र राज्य के उदय एवं विकास में विभिन्न प्रदेशों एवं विचारधाराओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, राष्ट्र राज्य के बनाने में अलग अलग प्रकार के प्रदेशों, है ना, जितने, आखिर एक ही तो प्रदेश है नहीं, बहुत सारे प्रदेश हैं, उनका और अलग अलग विचारधाराओं
जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते थे, उन लोगों ने बहुत ही बड़ा क्या दिया, अपना योगदान दिया है, जिसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखते हैं कैसे हमारा राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों पश्चिमी यूरोप एवं राष्ट्र राज्य, कि पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद देखेंगे मध्य यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। फिर अमेरिका में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ, और उपनिवेशवाद में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। अब एक एक करके आपको हम डीपली में समझाएंगे। अब सबसे पहला मेरा है कि पश्चिमी यूरोप एवं राष्ट्र राज्य, की पश्चिम यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। पहले हम पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। पश्चिम यूरोप में अनेक विचारधाराओं का उदय के साथ साथ व्यक्तियों का निष्ठा राजा के प्रति बढ़ गई। देखिए यानी जो पश्चिमी यूरोप का बात चल रहा है सबसे पहले, ठीक है, बहुत सारे विचारधाराओं का उदय के साथ साथ यानी कि बहुत सारे ऐसे विचार रखने वाले लोग थे, ठीक है, यानी अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे, उन सभी व्यक्तियों की जो निष्ठा है ना, उसके साथ साथ सभी व्यक्तियों की निष्ठा राजा के प्रति बढ़ गया। यानी वहाँ के लोग राजा को एक निष्ठा तरीका से देखते थे, यानी कि इज्जत भाव के तरीका से देखते थे, है ना। तो लोगों का निष्ठा किसके प्रति रहता था, राजा के प्रति रहता था। किसके बात मानते थे, राजा के बात मानते थे। उस समय तक राजा राष्ट्र के प्रतीक तथा माध्यम के रूप में प्रकट हो रहा था, ठीक है। उस समय जो राजा थे ना, वो राष्ट्र के प्रतीक यानी राष्ट्र के सबसे बड़ा जिसको महान व्यक्ति है उसके रूप में राजा को माना जाता था, ठीक है, और माध्यम के रूप में भी प्रकट हो रहे थे। यानी उस टाइम राजा सबसे बड़े व्यक्ति कहलाते थे, और राजा के सभी लोग क्या करते थे, उसको एक राष्ट्र के प्रतीक मानते थे। अभी जिसको जैसे हम लोग राष्ट्र भारत मानते हैं ना, भारत माता, वैसे उन लोग राजा को मानते थे अपना राष्ट्र, कि हमारा यही हमारा राष्ट्र है, यही हमारा देश है, राजा ही सब कुछ है, ठीक है। राजाज्ञा का पालन, राजाज्ञा मतलब राजा के द्वारा दिया गया जितने सारे आज्ञा है, बातें हैं, उस सभी का पालन करना उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। यानी सभी लोगों को राजा का ज्ञान, राजा का दिया गया बात, राजा के द्वारा जो भी चीज बोला जाता था वो सभी नियम पालन लोगों के द्वारा किया जाता था, ठीक है, क्योंकि राजा को ही एकता का प्रतीक समझा जाने लगा। क्योंकि उस टाइम राजा को ही एकता का प्रतीक माना जाता था कि हम लोग एकता में अगर रह रहे हैं सभी लोग, तो इसका देन क्या है, राजा ही है। लेकिन उनको क्या पता है कि राजा हमें दबोच के रखे हुए हैं, सो ठीक है, यहाँ तक देख लें कि सब कुछ राजा ही है, ठीक है। अब आगे देखिए, राजाओं ने भी अपनी शक्ति की ऐसी व्यक्तियों के आसपास केंद्रित करने का प्रयास किया जो सामान्य भाषा के आधार पर परस्पर संगठित थे। मतलब राजाओं ने भी वहीं पर अपना शक्ति दिखाया जहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो एक ही भाषा बोलते थे, और एक ही भाषा बोलने वाले संगठित लोग थे, यानी कि बहुत सारे मात्रा में जहाँ पे लोग थे, जहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में लोग हैं और संगठित है, और इन सभी का चाल भाषा एक ही है, वहीं पर राजाओं ने अपना शक्ति को दबोचने का प्रयास किया। इस प्रकार राष्ट्रीयताओं के आधार पर यूरोप के अंतर्गत राज्यों का विकास हुआ, और इसी प्रकार से यूरोप के अंतर्गत क्या हुआ, राज्यों का विकास हुआ। इस तरह की परिस्थितियों से ही राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे ऐसे ही राष्ट्र राज्य का निर्माण होते गया। अब आगे भी थोड़ा सा देखिए, राजाओं द्वारा लगाए गए बंदी से छुटकारा पाने की भावना का विकास हुआ, यानी कि लोगों को ऐसा लगा कि राजा तो हमें दबोच के रखें, तो लोगों के मन में उसके प्रति छुटकारा पाने की भावना उत्पन्न हुआ लोगों में, और लोगों ने क्या किया, उसके लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया कि नहीं, राष्ट्रवाद तो सही में, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि राष्ट्र से प्यार करना, ना कि राजा से प्यार करना। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रवाद का अभिप्राय अब राजा के प्रति निष्ठा ना होकर के, अब देखिए, अब इन लोगों का कहना क्या है कि राजा के प्रति अब निष्ठा नहीं होना है, अब राजा के प्रति निष्ठा नहीं होना है, बल्कि सरकार के प्रति निष्ठा माना गया। सरकार मतलब जिसको हम चुनेंगे, है ना, जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता देती है। राजा तो हमें स्वतंत्रता दे ही नहीं रही है, हम उसको चुनेंगे जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देगी, ठीक है। तो अब राजा के प्रति निष्ठा नहीं होंगे हम होंगे सरकार के प्रति निष्ठा, मतलब सरकार की बातों को मानेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूर्वी यूरोप और राष्ट्र राज्य, यानी कि पूर्वी यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पश्चिम का देखा। अब देखिए, जहां पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। मतलब देखिए, अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पश्चिमी, तो पश्चिमी के जो
राज्य की प्रक्रिया ना वो 19वीं शताब्दी में ही पूर्ण हो चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी। वहीं अगर हम पूर्वी यूरोप की बात करें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें राष्ट्र राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया वो 20वीं शताब्दी तक बनी रही। मतलब पश्चिमी 19वीं शताब्दी में खत्म हो गई और जो पूर्वी यूरोप में राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है, निर्माण होने की प्रक्रिया है, वो 20वीं शताब्दी तक चला। ठीक है, इसी का एक और यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, बराबर परिवर्तन होता रहा। मतलब ये इसका पूर्वी यूरोप का बात चल रहा है, इसमें बराबर परिवर्तन होता रहा। ठीक है, एवं बड़े पैमाने पर राजनीतिक पूर्ण संगठन और सीमाओं ने परिवर्तन के पश्चात ही राष्ट्र राज्य की स्थापना संभव हो चुकी। मतलब बहुत सारे परिवर्तन किया गया, बड़े पैमाने पर राजनीतिक पूर्ण संगठन यानी कि संगठन बनाया गया, बहुत सारे सीमाओं में परिवर्तन किया गया। सीमा में परिवर्तन किया गया मतलब पहले राष्ट्र का निर्माण यहाँ तक था, अब थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ घटा दिया गया, मतलब इनके सीमाओं में परिवर्तन किया गया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद राष्ट्र राज्य की स्थापना संभव हुआ। ठीक है, पूर्वी यूरोप में राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए कई स्थानों से विदेशी शासकों को भी बाहर निकालना पड़ा। मतलब इस जो पूर्वी यूरोप था इसमें राष्ट्र का निर्माण के लिए बहुत सारे जो लोग बाहर से आए हुए थे ना, उसको भी क्या किया, उस शासक को भी बाहर निकालना पड़ा। किस लिए? तो राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, एक सुव्यवस्थित एक अच्छे ढंग से क्या हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर तीसरा पे। इसके पहले हम लोग पश्चिमी देख लिए, पश्चिम में राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ, फिर पूर्व में राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि मध्य यूरोप में राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ, मध्य यूरोप में। ठीक है, तो देखिए पूर्वी यूरोप, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, पूर्वी यूरोप की तरह मध्य यूरोप में भी 20वीं शताब्दी तक राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रहा। मतलब इसके पहले जो हम लोग पढ़े ना पूर्वी, तो पूर्वी में 20वीं शताब्दी तक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया स्टार्ट रहा। सेम ऐसा ही मध्य यूरोप में भी 20वीं शताब्दी तक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू रहा। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास की एक प्रमुख कड़ी 18वीं शताब्दी के अंत दशक में हुई क्रांति को राज्य की क्रांति को माना जाता है। मतलब देखिए जो 18वीं शताब्दी में एक क्रांति हुआ था इसके अंत में, ठीक है, अंतिम दशक में फ्रांस की को राज्य की क्रांति को माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, इसको भी राष्ट्र निर्माण में एक बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रवाद की चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। यानी जो फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, इससे लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग भी क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, हम लोग भी एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लोगों के अंदर क्या हुआ, राष्ट्र की भावना उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन द्वारा किए गए अवामनी से लोगों को यह शिक्षा मिल गई। यानी कि नेपोलियन द्वारा भी जो किया गया काम था ना, यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो किया गया क्रांति था, उससे लोगों को यह शिक्षा मिल गई कि एक सशक्त राज्य का होना अनिवार्य है। मतलब नेपोलियन से इन लोगों को ये सीख मिला कि एक बहुत ही बड़ा मजबूत राज्य का होना जरूरी है, ताकि जो समय आने पर बाहरी आक्रमणों का पूरी तरीके से प्रतिकार कर सके। यानी जो बाहर तरफ से जो हमला किया गया था ना, तो उस टाइम नेपोलियन एक बहुत ही मजबूत शासक थे जो कि अपने एक शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं उसी से लोगों को ऐसा लगा कि अगर कोई बाहर तरीका से, अगर बाहरी से कोई भी शासक आकर के यहाँ पे अगर आक्रमण करते हैं तो उससे बचने का उपाय तभी होगा जब हमारा राष्ट्र क्या होगा, मजबूत रहेगा। तो ये लोगों ने कहीं ना कहीं फ्रांस क्रांति से, नेपोलियन से इस चीज़ों को सीखा कि कहीं भी अगर कोई लोग निवास कर रहे हैं तो उसके लिए राष्ट्र यानी कि राज्य का मजबूत होना या तो फिर राज्य होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ये दोनों से सीखा है कि राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से धीरे धीरे लोगों के मन में राज्य के प्रति चेष्टा बढ़ने लगा और राज्य का निर्माण भी होने लगा। आगे देखिए, इस व्यवस्था ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। इसके वजह से लोगों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ा, जिसके कारण राष्ट्र राज्यों का तात्पर्य राजा के प्रति निष्ठा न होकर के लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार के प्रति निष्ठा समझा जाने लगा। इससे लोगों को क्या लगा कि अब राजा के प्रति हम निष्ठा नहीं रहेंगे, यानी कि राजा का बात नहीं मानेंगे, राजा तो हमें दबोच रहे। ठीक है, तो लोगों का जो चेष्टा बढ़ाना वो निर्वाचित सरकार की ओर, यानी कि जिसको हम खुद से चुनाव करेंगे और खुद से हम सरकार बनाएंगे, उसके प्रति निष्ठा इन लोग दिखाने लगे, समझाने लगे सभी लोगों को, और उसके प्रति ही निष्ठा दिखाने लगे। अब राजा को पहले पूछते थे, राजा का बात मानते थे, लेकिन अब राजा का बात नहीं मानेंगे, बल्कि निर्वाचित सरकार जिसको इन लोग खुद से चुनेंगे उसकी निष्ठा करेंगे और उसी को सब कुछ समझेंगे। अब आते हैं अमेरिका और राष्ट्र राज्य कि अमेरिका में किस प्रकार से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। तो देखिए, यूरोप की भांति विश्व के अन्य भागों में भी, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, यूरोप की भांति और भी बहुत सारे ऐसा अन्य जगह भी है जहाँ पे अन्य भागों में राष्ट्र राज्य एवं स्वतंत्रता के लिए लोगों का विरोध बढ़ गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ
ऐसा नहीं कि किसी कुछ जगह पे, बल्कि यूरोप के भांति और भी विश्व के बहुत सारे ऐसे जगह था जहाँ पे अन्य जगहों पर भी राष्ट्र राज और स्वतंत्रता के लिए लोगों का विरोध बढ़ गया कि हम भी एक राष्ट्र राज बनाएंगे और स्वतंत्र होंगे, जिसके कारण शीघ्र ही इस मांग ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया और लोगों ने संघर्ष करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप आधुनिक राष्ट्रीयता और राष्ट्र राज्य का उदय और विकास हुआ। ठीक है, ये सब लोगों का मेहनत है। उसके बाद है उपनिवेशवाद और राष्ट्रराज। उपनिवेशवाद का मतलब होता है दोस्तों, जब ताकतवर देश कमजोर देश पर अपना गुलाम उसको बना लेता है। ताकतवर देश जब कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, वहाँ का सारे संसाधन को, सारे चीज़ों को अपने हैंडल में कर लेता है। ठीक है, और जो अमीर देश होता है यानी ताकतवर देश होता है, वो गरीबों को, देश वालों को अपने तरीके से चलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। जैसा अमेरिका है ताकतवर है, पाकिस्तान कमजोर है, तो अमेरिका पाकिस्तान को अपने हैंड में ले लेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ परिणाम ने भी राष्ट्र राज्य के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसकी वजह से भी बहुत सारे राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेश मतलब वही जो बड़े ताकतवर लोग, ताकतवर देश जो कमजोर देश को क्या करते हैं, अपने अंदर दबोचते हैं। तो ये कहाँ का बात चल रहा है, जो एशिया में बहुत सारे ऐसे उपनिवेश थे जो कमजोर यानी जो कम ताकतवर वाले राज्य थे, देश थे, उसको अपने अंदर दबोच के रखे हुए थे। कहाँ का बात चल रहा है, एशिया और अफ्रीका के। तो एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेश शासक ऐसे थे जो चुलबुल से मुक्त होने लगे। ठीक है, यानी ऐसे लोगों से मुक्त होने लगे। इस प्रकार से भी राष्ट्र राज्य का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि जो देश उसके अंडर में थे, वो सारे जो देश थे वो क्या होने लगे, आज़ाद होने लगे, और इस प्रकार से नए नए राष्ट्रों का निर्माण होने लगा। उसके बाद आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र राज्य के उदय और विकास के पीछे अनेक परिस्थितियों, अनेक विचारधाराओं, ठीक है, स्थानीय और तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, क्या रहा, योगदान रहा। ठीक है, आधुनिक युग यानी कि अभी के समय में नगर राज्य का जमाना नहीं कहलाकर राष्ट्र राज्य का जमाना कहलाता है। अभी नगर राज्य नहीं है, अभी हम इन लोग इसको नगर राज्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको राष्ट्र राज्य का जमाना बोलेंगे। नगर का मतलब क्या होगी, जो शहर से थोड़ा सा छोटा और गांव से थोड़ा सा बड़ा रहता है। मतलब पहले की जैसा यहाँ छोटा छोटा भी नहीं है, बल्कि बड़े लेवल पर हमारा राष्ट्र है, जिसको राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से आपका खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।